नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका ISPC संगम में। हम यहाँ एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें जो PYQs हैं BPSC के, इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने पहले फिजिक्स का डिस्कशन किया हुआ है जिसमें हमने 60-62 से लेके जो 71st BPSC हुआ था उस पूरे क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक है, अभी ये हम बायोलॉजी है इसको कवर करेंगे। इसमें भी सेम इस वर्ष के जितने सवाल हैं उनको हम इसमें लेंगे। इसके अलावा जो हमारा मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है इसके भी हमने ईयर वाइज क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा बिहार स्पेशल का जो प्लेलिस्ट है इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाहर बिहार की कोई चीज़ें नहीं है। मैंने हर चीज़ें निचोड़ के इन्हीं लेक्चर्स में क्रक्स बना के इसका डाल दिया है। ठीक है, आइए आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड जो PYQs हमारे आए हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड PYQs, इनका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, हमारा डिस्कशन करने का तरीका इसमें ऐसा रहेगा कि हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बार बार सवाल आए हुए हैं उसको कोशिश किया है कि साथ साथ कवर कर लिया जाए, ताकि उसके आसपास किससे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसको आने वाले एग्ज़ाम में भी कर पाएँ, और ये आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए जिसमें आप पढ़ाई भी कर लें और PYQ भी देख लें। आइए बायोलॉजी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सेल बायोलॉजी। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे मिल के हर ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सबका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, और उस सेल को पावर कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर पावर हाउस। ठीक है, सेल की संरचना जो है उसके हिसाब से इसको हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से बांटा है। फिर इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल के हिसाब से भी बांटा गया है। ठीक है, ऐसे ही जब हम DNA का स्टडी करेंगे, DNA क्या होता है? जेनेटिक कोड ये कैरी करता है, कैसे रेप्लिकेशन करना है, एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनाना है। ठीक, वो भी हम देखेंगे। और ह्यूमन बॉडी का कॉम्पोजिशन 70% पानी है ह्यूमन बॉडी में। फिर उसके बाद कुछ ग्लैंड्स के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है, उसका क्या फंक्शंस होगा, ये सब आने वाले स्लाइड्स में आपको PYQ के साथ साथ डिटेल्ड डिस्कशन भी मिलेगा। शुरू करते हैं सेल के स्ट्रक्चर से। देखिए, ये एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके सबसे बीच में जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? RNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है, DNA RNA आगे देखेंगे। फिर वैसे ही हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे क्या है? राइबोसोम हो गया। ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से संबंधित प्रोटीन को बनाने का काम। ठीक है, फिर गोल्गी अपैरेटस, ये पैकिंग के लिए होता है। लाइजोसोम, डाइजेशन, इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक, लास्ट में सब सेल खत्म होता है तो लाइसोसोम इसको खा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, साइटोप्लाज्म, इसको लिविंग लिक्विड बोलते हैं, जो जीवन द्रव्य, जो ये लिक्विड एक सेल के अंदर घूम रहा होता है, इसको क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा सेल के जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये एक मेम्ब्रेन में कैद रहती हैं, एक मेम्ब्रेन की वजह से एक ढांचे में बंधी रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंपैरिजन हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जैक्ट न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं होता है। न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है वो पूरे सेल में फैला हुआ था साइटोप्लाज्म के साथ साथ। ठीक है, जबकि मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेली हमको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, वही देखिए, मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा। इसमें सेल का साइज प्रोकैरियोटिक में जनरली स्मॉल रहेगा, यूकैरियोटिक में लार्ज रहता है। DNA का अरेंजमेंट इसमें सिंगुलर रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ये मल्टीपल होगा, लीनियर होगा। सेल डिवीजन इसमें बाइनरी फिजन से होता है। इसमें माइटोसिस और मियोसिस, ये हायर डिग्री ऑफ डिवीजन है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इसके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, और यूकैरियोटिक में हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, अमीबा। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता था कि जो शुरू में जब जीवन शुरू हुआ था वैसे सेल्स जो थे उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनली आपको नहीं मिलेंगे, वो डेवलपमेंट वाले फेज़ में था, और ये बाद का है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल जो होगा ना ये आपको ज़्यादा एडवांस्ड होगा, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनलीज मिलेंगे आपको, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इसके फंक्शंस होंगे। अब देखते हैं दूसरा डिफरेंस हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब आप यहाँ पे बताइए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? सोच के बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा। ठीक है, क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? यूकैरियोटिक। ये बाद में ना ये स्पेशलाइज्ड है। प्रोकैरियोटिक क्या था? शुरू में थे, उसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं था, ऑर्गेनली जैसा कुछ भी नहीं था। सारे जितने भी मटेरियल थे सेल के वो सेल के अंदर ही एक तरीके से सस्पेंडेड थे, घूम रहे थे।
ठीक है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बीच का, इसको आप एक बार देख लीजिए, और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग आगे देखेंगे। आते हैं डिफरेंस पे। सेल वॉल हमारा प्लांट सेल में रहेगा ही रहेगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल से क्या मिलता है हमको? प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल पहले रहेगा, फिर उसके बाद से मेम्ब्रेन रहेगा, अगर प्लांट सेल की बात करें तो। और एनिमल सेल की बात करें तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में रहेगा। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? जीवन द्रव्य, जीवन द्रव्य। ठीक है, यही 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 तो रहता है जिसकी वजह से लाइफ सेल को मिल रही है। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी प्रोड्यूस करता है ये। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमारा किस में होगा? एनिमल सेल में होगा? नहीं होगा, प्लांट सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यही क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट सेल जो है, और इसी में क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स कहाँ रहेगा? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में नहीं रहेगा। प्लास्टिक का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, पिगमेंट्स, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करना। ठीक है, राइबोसोम प्लांट सेल में भी रहेगा, एनिमल सेल में भी रहेगा। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, ये पैकिंग के लिए यूज़ होता है, और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये भी दोनों में प्रेजेंट रहेगा। वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट रहेगा। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्पेसिफिक काम है इनका, वाटर, फूड या वेस्ट जो भी है उसको पैक करके रखना सेल के अंदर। ठीक है, लाइजोसोम, ये क्या होता है? डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनिज एंड वेस्ट मटेरियल, जो भी सेल के अंदर गंदगी है, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उसको खा के ख़त्म कर देता है। कौन? लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या काम है? ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है ना वो बहुत स्पेसिफिक होता है अगर एनिमल सेल की बात करें, इसलिए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल में, जबकि ये प्लांट सेल में नहीं है। बाकी डिटेल में मत जाइए यार, बहुत 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 कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत उतना नहीं जाना है, नाम याद रखिए बस। ठीक है, अब आ जाइए PYQs, देखिए क्या है। सबसे बात करते हैं सबसे पहले सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दिया था? श्लाइडन एंड शॉन, ये नाम याद रखिएगा। और सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होता है। सेल देखिए, ये सेल है, सेल से टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर ऑर्गेनिज्म बना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करिए तो। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सेल्स में ही होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या आंसर होगा? सेल। एक लाइन की बात, आगे। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसका क्या आंसर होगा? लिपिड एंड प्रोटीन इन वैरिंग कम्बिनेशंस स्पेसिफिक टू ईच स्पेशी, सेल टाइप एंड ऑर्गेनेली। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ लिपिड नहीं होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है आवश्यकता अनुसार। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है ये फॉलो करते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, विच कैरेक्टर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्वालिफाइज इट फॉर सेल्फ रिप्लिकेशन? आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल के अंदर, ये अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट करता है, जो अपनी प्रति ये खुद बना लेता है। तो अगर सेल्फ रिप्लिकेशन हो रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं DNA और RNA होगा, है ना? ये बात बिल्कुल सही है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं, उनको न्यूक्लियस पे नहीं डिपेंड रहना है, इनके खुद के DNA RNA है, ये खुद से खुद की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, DNA RNA राइबोसोम मशीनरी लेट देम सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये खुद की कॉपी बना सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? C, प्रेजेंस ऑफ बोथ DNA एंड RNA। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। पावर हाउस कौन पावर देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे क्या होता है? ATP प्रोड्यूस होता है हमारा, कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम में हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और सेल वॉल जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। अभी हमने देखा किसके किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA RNA है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी क्या है? अपना DNA है। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हु डिस्कवर्ड DNA? DNA का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार नहीं, खोज। ठीक है, डिस्कवर मतलब ढूंढना होता है। किसने ढूंढा था? वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने प्रपोज किया था DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। बेस पेयर होंगे ATGC। ठीक, मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉनसन जो है इन्होंने नाम रखा था जीन, जीनोटाइप या फिनोटाइप। और DNA जो सबसे पहले आइसोलेट कौन किए थे? मीजर। लेकिन इनको स्ट्रक्चर नहीं पता था। स्ट्रक्चर कौन बताए? वॉटसन एंड क्रिक। तो अगर डिस्कवर DNA की अगर हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? वॉटसन एंड क्रिक।
ठीक है। माइजर आपको जनरली ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, तो आप आंसर क्या ही मारेंगे, वाटसन क्रिक दिखते हैं तो वाटसन क्रिक ही मारेंगे। ठीक। अब देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोज की थी इसकी, वाटसन एंड क्रिक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देखिए रिपीटेड है ये सब, मैंने शुरू में इसलिए ज़्यादा कवर किया ये सारी चीज़ें क्योंकि ये कंटिन्यूस रिपीटेशन है, इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ते जाएगी ना उसका कुछ कुछ कंटेंट भी आपको देते जाएंगे साथ साथ। अब देखिए डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग सेल। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कंट्रोल करता है, डीएनए करता है ऑब्वियसली। ठीक है, आरएनए का क्या काम है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, डीएनए करता है। ठीक है, जीन क्या है, जीन डीएनए का ही पार्ट है। मान लीजिए कि ये डीएनए हो गया ना, तो ये इतना पार्ट ले रही है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे जीन। ठीक, अब देखिए एमआरएनए किसको बोलते हैं, एमआरएनए का मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए। ठीक, एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे हम देखेंगे कितने तरीके के आरएनए होते हैं और कैसे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये देखिए आ गया, 3 तरीके के हमारे पास आरएनए हैं, एमआरएनए हो गया, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। ठीक है, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनाएंगे, हमारे सेल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉरी डीएनए का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जो प्रोटीन बनेगा उसमें। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये डीएनए से राइबोसोम तक लाने का काम किसका होता है, एमआरएनए का होता है। मान के चलिए कि हमको अगर सब्जी बनाना है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम सब्जी बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसको सब्जी बनाने से समझते हैं, तो शेफ जो होगा उसको आरएनए बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और जो रेसिपी हो गया वो मैसेंजर आरएनए, क्योंकि कैसे कैसे क्या बनाया जाना है वो कौन बताएगा आपको, एमआरएनए बताएगा। और ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, डीएनए से लेके आएगा। ठीक, वेजीज जो होंगी यानी जो आपकी सब्जियाँ हैं इसको आप क्या मानिए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, कैरीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। जो अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है कि जिससे आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है उसको राइबोसोम तक लेके आता है, एंड मैचेस एमआरएनए कोडोन्स, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब एमआरएनए लाया, टीआरएनए जो है अमीनो एसिड लेके आया, अब हम इसको लेके गए कहाँ पे, आरआरएनए जो है दोनों को मिला के क्या बना दिया, प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कोडोन क्या होते हैं, कोडोन एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, 3 आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है, सीक्वेंस ऑफ 3 आरएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑन एमआरएनए। एमआरएनए जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है ना, उसमें ये 3 का करके कोड टाइप का लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे कोडोन्स की पेयर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 64 कोडोन होता है, 64 कोडोन होता है, जिसमें 61 जो होता है वो सेंस कोडोन होता है, जिस कोडोन सीक्वेंस को देख के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 3 ऐसा होता है जिसको नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं, और जब ये कोडोन आता है तो हमारा सिग्नल मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसको वो सिग्नल देता है कि इसको रोक देना है, इस सिंथेसिस को रोक देना है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका क्या क्या नाम है, यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, बस ये 3 नाम याद रखिएगा। और जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने वाला कोडोन, ये 61 है, 61 में से एक तो होगा ना जो स्टार्ट करता है, उसको ए यू जी बोलते हैं, ए यू जी। स्टॉप कोडोन कौन कौन सा हो गया, यू ए, यू ए जी और यू जी ए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एंजाइम के बारे में और हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सेल में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, ये किसी एक सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे, एंजाइम पहले से कोई चीज़ है उस पर एक्ट करेंगे, और क्या होगा, जो रिएक्शन चल रहा होगा उसको स्पीड को बढ़ा देंगे, कोई एक प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म होगा, और एंजाइम जो है ना ये फिर वापस से यूज हो जाएगा। मतलब एंजाइम पूरे रिएक्शन में कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन एंजाइम की उपस्थिति से रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया है। ठीक है, वैसे ही देखिए ये हार्मोन जो है ये क्या करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये ब्लड में सिक्रेशन होता है, और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और उस बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करेगा, और फिर जो है हार्मोन बाद में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हार्मोन का यूज़ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम का यूज़ नहीं हो रहा है, ये रीयूज हो जाएगा, ये रीयूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हार्मोन का, एक मान लीजिए क्या है, एड्रेलिन। एड्रेलिन रश होता है ना, अब एड्रेलिन आपका सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन होकर बॉडी में आया, क्या करेगा, आपकी गतिविधि को बढ़ा देगा, एकदम तेज़ तेज़ आप काम किए, और फिर ये बाद में ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में ही ये इसका ये टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंजाइम और हार्मोन के बीच में डिफरेंस एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये रिएक्शन में हेल्प करता है जबकि ये केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, ये
सेल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे, ये प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड स्ट्रीम में ये डायरेक्ट इसको उतार देता है, जबकि ये जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये किसी ऑर्गनली होता है या सेल होता है जहाँ पे ये काम करेगा। ये एक रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वहाँ काम करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ये बॉडी के फंक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, रिएक्शन मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। अरे सुनसान रास्ते पे जा रहे थे, देख के डर लगा, क्या होगा, अचानक से शरीर में कुछ होता है ना, तेज़ दौड़ के भागते हैं, वो क्या है, ये क्या है, ये हार्मोन हमारा रिलीज़ हुआ ना, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन रश। ठीक है, यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा। ये एंजाइम वाला जो होता है ये रिएक्शन वेरी फास्ट होगा, ये थोड़ा स्लोअर रहेगा हार्मोन सिक्रेशन जो होता है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज, और इसका क्या है, इंसुलिन, एड्रेलिन और थायरॉक्सिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, सारे जो एंजाइम होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, एल्कली है, लिपिड है, प्रोटीन है या एसिड है, क्या है ये, प्रोटीन ही है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो भी ये हमारा एंडोक्राइन ये एंजाइम है, ये लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल, इसके बेसिस पे काम करता है। अब होता क्या है, ये देखिए ये एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम पे कोई रिएक्शन होने वाला सबस्ट्रेट था। अब ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे हो सकता था, बट ये एंजाइम में आ गया, एंजाइम में आने से क्या हो जाएगा, ये एंजाइम इसको, इस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया। अब एक कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट जैसे बनेगा फिर ये प्रोडक्ट क्या होगा, एंजाइम को छोड़ के चला गया, एंजाइम वापस से फ्री हो गया अब। ठीक है, इसको लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। जो हमारा ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स का सिक्रेशन किससे होता है, सीबेसियस ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। सही आंसर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखते हैं कि ये दोनों ग्लैंड का डिफरेंस क्या है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ कि डक्टलेस। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में जो हमारा हार्मोन होगा वो पोर हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, और एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया। एक्सोक्राइन में क्या होता है, इसमें डक्ट्स होता है हमारा, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हुआ, स्वीट ग्लैंड हुआ। ठीक है, पसीना है ना, पसीना छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं आपके शरीर पे, उससे ही पसीना का जो है वो बाहर आता है। सिवेसियस ग्लैंड होते हैं, सिवेसियस ग्लैंड क्या होते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करते हैं, ये ऑयल सिक्रेट करते हैं, स्किन ऑयल बोलते हैं ना कि भाई हमारी स्किन बड़ी ऑयली है, वो क्या होता है, वो सिवेसियस ग्लैंड से ही सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक बार फिर से देख लीजिए इसका डिफरेंस। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा ये डक्टलेस होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। और एक्सोक्राइन जो होगा इसमें डक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, एंजाइम। ठीक है, रिलीज थ्रू डक्ट, साइट ऑफ एक्शन पे, और ये ब्लड में डायरेक्ट होता है और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी ग्लैंड्स आप देखेंगे ना उसको रेगुलेट यही करता है, मैक्सिमम को, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया आपका, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कॉज, ये हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स कॉज हार्मोन प्रोडक्शन इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कौन कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, और बाकी सबको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, पिट्यूटरी दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे हमारा लोकेटेड होता है, ब्रेन में होता है। अरे दिमाग से ही तो चीज़ें चलती हैं ना सारी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ब्रेन होगा। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या है, सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जितने भी ग्लैंड है उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, और इसका और क्या काम हो गया, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, मतलब शरीर की एक जो अवस्था है ना उस अवस्था को मेंटेन करना है, किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, नाम एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, और इसका काम क्या होता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का सिक्रेशन, मतलब कब सोना है कब जगना है ये सब आपको कैसे पता चलेगा, मेलाटोनिन से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं इसको एक बार देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा क्या करेगा, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। अच्छा, भूख जो लगती है, प्यास लगती है, जो सोना है, ये सब चीज़ भी आपका कौन हेल्प कर रहा है इसमें, हाइपोथैलेमस। मेडुला क्या करता है, मेडुला हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरेबेलम का क्या काम है, बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी। ठीक है, मतलब ये है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है,
जिसमें संदेश जाता है पूरे शरीर में, उसको कनेक्ट करता है ये एंडोक्राइन सिस्टम से वाया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा यहाँ से नर्वस सिस्टम को जाएगा। ठीक, फिर से देखिए सवाल वही, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं इसके बारे में पहले भी आपको बता दिया पिछली स्लाइड में। अब देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा, एक तो ये सामने का हो गया हिस्सा, इसको ये क्या होता है? सेरेब्रम होता है। पीछे का जो छोटा हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। और इससे साथ में लग के निकल रहा है ब्रेन स्टेम, या इसको बोलते हैं मेड्यूला। इसका काम क्या होता है? ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करना। सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम, इसका काम क्या है? बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, दिमाग का पिछला हिस्सा। और सेरेब्रम का काम क्या है? जो सामने का होता है आपका हिस्सा, आपकी सोच, आपकी विद्वता, आपकी बुद्धि, आपका काम, ये सब किससे कंट्रोल होता है? सेरेब्रम से होता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, कहाँ पे मिलेंगे? अभी हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मिलेंगे ये लोग। ठीक है, तो सीएनएस किसको किसको कनेक्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, ये किसको कनेक्ट करता है? सीएनएस को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मेन हमारा ये सीएनएस है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से जो भी इसको इनपुट मिलता है यहीं, इसके बाद ही ये वापस पीएनएस में जाता है और सारे शरीर में फैलता है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, इससे हम लोग क्या नापते हैं? ब्रेन के सिग्नल्स को नापते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है? डी। ईईजी से ब्रेन नापेंगे, ईसीजी हार्ट के लिए होता है, और ईएमजी किसके लिए होता है? मसल्स के लिए होता है। इसको याद रखेंगे, सब रिपीट होते रहता है भाई। अब देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटल ग्रोथ है उसको किससे हम नापते हैं? उसको हम नापते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं ना उसका, या अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव होता है, लेकिन ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना उसको बहुत सेफली पास कर जाता है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। एक्सरे नहीं कराते हैं, एक्सरे में बहुत हाई आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, और माइक्रोवेव या अल्ट्रावेव वायलेट रेज जो है इसको भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी टिश्यू डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट हुआ? पैंक्रियाज ने सिक्रीट किया और डायरेक्ट ब्लड में इंसुलिन गया। ठीक है, और इससे ये क्या करेगा? ब्लड गया, ब्लड से फिर कहाँ गया? लिवर और मसल्स में गया, और ये ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करेगा। पैंक्रियाज का काम क्या है? ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना। कैसे करता है? ऐसे सबसे पहले ये देखिए कि इंसुलिन जो है ये सिक्रीट किससे होता है? ये बीटा सेल्स हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इन द पैंक्रियाज में एक साइट है जहाँ पे बीटा सेल जो है ये इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। ये बॉडी के ग्लूकोज को मदद करता है एब्जॉर्ब होने में, और उसको अगर बहुत ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोरेज में। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। मतलब जो बॉडी में ग्लूकोज होगा उसको एब्जॉर्ब करने में किसकी आवश्यकता है? इंसुलिन की आवश्यकता है। और बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका स्टोरेज करके रख देंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये सब काम भी किसकी वजह से होगा? इंसुलिन की वजह से होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड? मिल्क किसकी वजह से रिलीज होता है? सही आंसर होगा इसका ऑक्सीटोसिन, डी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन में होता क्या है? इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स अराउंड मेमरी एलोलियाई इजेक्टिंग मिल्क। जो फीमेल ऑर्गन है इसके लिए, मिल्क के लिए, वहाँ पे ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो फीमेल बॉडी में मिल्क होता है वो बाहर आता है, और ताकि बच्चा दूध पी पाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में है। एड्रेलिन, थायरोक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बार बार बीपीएससी इन सारी चीज़ों को पूछते रहता है, तो बेहतर है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसको साथ साथ डिस्कस कर लिया जाए। एड्रेलिन का हमने देख लिया कि ये एड्रेनल मेड्यूला ये प्रोड्यूस करेगा इसको, और थायरोक्सिन को कौन प्रोड्यूस करेगा? थायराइड ग्लैंड। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से होता है? प्लेसेंटा या ओवरी से। ठीक है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। थायरोक्सिन में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आयोडीन रहता है इसमें। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या करता है? एड्रेलिन का काम क्या है? फाइट और फ्लाइट, करो या मरो वाली बात है। मतलब सामने सांप दिख गया आपको, क्या करिएगा? आरती उतारिएगा कि भागिएगा? पहले जान बचा के भागिएगा ना, तो वही फ्लाइट और फाइट। तो वहाँ आपकी बॉडी में क्या सिक्रीट होगा? एड्रेलिन होगा। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी, सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको अचानक से बढ़ा देगा ताकि आपको काम करने की शक्ति मिल पाए,
और पीपल्स जो हैं उसको डायलेट कर देगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, चिंता विंता वो करने लग जाइएगा और हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा और हाई बीपी हो जाएगा। थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इससे हेल्प मिलता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये प्रॉब्लम अगर हो गई इससे क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा और हार्ट बीट तेज हो जाएगा। ये देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। प्रिपेयर्स यूटेरस एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ होता है, ठीक। यूटेरस की लाइनिंग को ये मजबूत करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है, मिसकैरेज के रिस्क से बचा लिया फिर। और इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन है या इनफर्टिलिटी है, ये किसकी वजह से होती है, अगर इसकी डिफिशिएंसी रह गई तो, ठीक है। मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो मिसकैरेज होने की आशंका है और मेंस्ट्रुएशन जो है ये इरेगुलर रहेगा और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। एक्सेस अगर होगा तो क्या होगा, फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग होगी, मूड चेंज होगा, ठीक। फीमेल सेक्स हार्मोन इसमें से कौन है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। सही आंसर, सही जवाब क्या होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है सबसे पहला फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और ये कौन सिक्रेट करता है, उनकी ओवरी सिक्रेट करती है, अंडकोश। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से ही आती हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या है, लेबर पेन जो होती है, गर्भावस्था के टाइम पे जो पेन होता है उसको क्या वो किसकी वजह से होगा, ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही है प्रोजेस्टेरॉन। वैसे ही एंड्रोजन क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ये हम पहले भी देख लिए हैं। ये देख लीजिए हार्मोन्स के बारे में, जो हार्मोन्स हैं हमारे उनके बारे में, ठीक है। तो स्टेरॉयड बेस्ड जो है हमारा, इसका सोर्स कोलेस्ट्रॉल होगा, लिपिड में सॉल्यूशन, फैट में या लिपिड में ये घुल जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर ये रिलीज़ होता है और ड्यूरेशन इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। पेप्टाइड या प्रोटीन, ये अमीनो एसिड बेस्ड होता है, वाटर सोल्यूबल होगा और सेल मेम्ब्रेन पे रिसीव होगा और फास्ट रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। अमीनो एसिड बेस्ड जो होंगे उसमें क्या है, मेनली टायरोजाइन, टायरोजाइन मुख्यतः रहता है, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल हो गया और सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड सेल, यहाँ पे इसका उत्पत्ति होता है ये, और स्पीड ऑफ एक्शन ये इसका ही फास्ट रहेगा, ड्यूरेशन वेरी करेगा, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल दीजिए, देख लीजिए, एडेलिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, आयोडीन कौन रखता है, एक ही था हार्मोन, गेस कीजिए क्या था, थायरोक्सिन, ठीक है। आंसर क्या आया, थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड का माल फंक्शनिंग अगर होगा तो किसकी वजह से होगा, आयोडीन की कमी की वजह से ही होगा ना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है इसको आयोडीन चाहिए, क्यों चाहिए आयोडीन, T3 और T4 हार्मोन्स जो है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और आयोडीन की कमी होती है उससे क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक है। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया होगा और कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डी जो है वो कमज़ोर पड़ेंगी। अब देखिए, ये हम बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, जहाँ जहाँ जो कराया है उसको बना के फ़ोटो रख दिया है। अगर बहुत डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर इसका हम लोग डिटेल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर, लिवर से बाइल जो है वो कहाँ पे जाता है, जो हमारा डाइजेस्टिव तंत्र है उसमें अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये बाइल हमारा सिक्रेट होकर कहाँ जाता है, आंसर इसका क्या होगा, डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं डिओडेनम, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन क्या है, क्या है, अभी बात हुई ना, प्रोटीन है ना इंसुलिन, ठीक है। और इसका सिक्रेशन कौन करता है भाई, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स इसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वाली चीज़। स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, फ्रुक्टोज, उससे कम सुक्रोज, उससे कम ग्लूकोज और सबसे कम कौन सा, माल्टोज। अब देखिए, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, मतलब पूरा देखना पड़ेगा अल्टीमेटली क्या बनेगा, आंसर क्या है, डी, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट शुगर होता है, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट टूट के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा, वो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। अब जो डाइजेशन है, ग्लूकोज बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो अब सपोज हमने कुछ खाया है तो वो स्टार्च था, स्टार्च से क्या बना, माल्टोज बना, माल्टोज से फिर क्या बना, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से फिर ये इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। एंजाइम कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जाइमेज। आंसर क्या होगा,
सी हो जाएगा। ठीक है, जाइमीज क्या होता है, ये ईस्ट कैटेलाइजेज द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड CO2। ठीक है, अब देखिए डायस्टेज, और डायस्टेज का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में। और जाइमीज का काम क्या है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना। ट्राईग्लिसराइड क्या है, सिंपल पूछा, स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, भाई को बहुत जानने की आपकी की ज़रूरत है नहीं। तो ट्राईग्लिसराइड क्या है, ये बेसिकली एक फैट है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, एक्सक्रीशन के एलिमेंट विच एक्सक्लूडेड थ्रू ह्यूमन स्वेटेज, इंसान के पसीने से कौन सा एलिमेंट बाहर निकलता है। देख लीजिए, स्वेट में क्या होगा, हमारा पानी होगा, सॉल्ट्स होंगे, यूरिया होगा और ट्रेस सल्फर होगा। यूरिया होने की वजह से और ये जो सल्फर है इसके वजह से क्या होता है, जो पसीना इंसान को होता है उससे बदबू आती है। ठीक है, अच्छा इसका सही आंसर क्या होगा, ए। एलिमेंट जो निकलता है वो कौन सा निकलता है, सल्फर ही निकलता है मुख्यतः। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मसल का काम क्या है, वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में काम करते हैं। आप खुद से करके देखिए ना, आपको समझ में आएगा। फिर क्या है, मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मसल्स कैन ओनली पुश, नहीं नहीं नहीं, ये तो ये ठीक है ठीक है ठीक है। मसल्स कैन ओनली पुश, पुल क्यों नहीं भाई, बात तो गलत लग रही है। मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, ये दोनों बात सही है ना, तो ये सही है, तो ये डी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सी कट जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, इसमें ये भी देखना होता है भाई किस में करेक्ट पूछा है, किस में इनकरेक्ट पूछा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। गलत देख के गलत मार दीजिएगा, आंसर कम करिएगा तो फिर तो आपकी बेवकूफ़ी हुई ना। आपको आँख खोल के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो गया इसका सी, मसल कैन ओनली पुश द बोन। ये क्या है, ये गलत बात है, पुल भी कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगला है सवाल, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज बोन एंड विच कैन बी बेंट आर। ये कौन सा, किसको मोड़ सकते हैं, कार्टिलेज को ना, कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं। कान की हड्डी हो गई आपकी, नाक की हड्डी हो गई। ठीक है, और कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वैसे स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, हड्डियों की पढ़ाई जो करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। चूँकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसकी वजह से हमने सोचा है कि पार्ट वाइज करके वीडियो लेके आएंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप वीडियोस को देखिए, और वीडियोस को देख के आपको जो भी कमी लगे उसको आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए लिख के। और बाकी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है इसका लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब अनुरोध होगा कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।